यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ईच न्यू डे इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव योर सेल्फ, टेक इट एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। हर एक दिन आप लोगों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी होती है अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। क्या आप उस अपॉर्चुनिटी को ले सकते हो? क्या आप उस नई अपॉर्चुनिटी से कुछ सार्थक बना सकते हो? ये आप पर डिपेंड करता है फ्रेंड्स, क्योंकि हर दिन कुछ अपॉर्चुनिटी तो लेकर आती है। समय सबको बराबर मिलता है, समय मिलता है, आप क्या उससे बेहतर कर सकते हो, कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हो, ये वाली चीज है आप लोगों की। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स इस सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर देंगे आप सभी लोग। और जिन्होंने भी सेशन को लाइक कर दिया, जैसे मैं देख पा रहा हूं फ्रेंड की 600 के करीब लाइक्स हो चुके हैं, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही फ्रेंड जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप लोग, ताकि एनर्जी के साथ में हम लोग आज का पूरे 50 क्वेश्चन का सेशन जो है वो कंप्लीट कर सके। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कि पार्क, अभयारण्य और जनपद के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड जनपद इज नॉट करेक्टली मैच्ड? भीम बांध, मुंगेर, नागी डैम, जमुई, कैमूर, बक्सर, राजगीर, नालंदा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? देखिए कैमूर जो है आप लोगों का, ये अपने आप में एक जिला है, और बक्सर जो है अपने आप में एक जिला है। तो कैमूर अभयारण्य अलग है और बक्सर जो है एक जिला अलग है आप लोगों का। तो ये तो कोई मेल ही नहीं खाता यहां पर में, अलग अलग है। ठीक है, तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कौन सा वाला नहीं है ये पूछा था। इसका मतलब ये है कि भीम बांध कहां पर में है। देखो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। भीम बांध कहां पर में आप लोग लिखेंगे? नागी डैम, नकटी डैम दोनों कहां पर में है आप लोग लिखेंगे, क्योंकि ये सही है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। राजगीर कहां पर में है आप लोग लिखेंगे, क्योंकि यही चीजें हैं फ्रेंड जो आपको क्वेश्चंस की से और बहुत सारे क्वेश्चंस याद करने में मदद करती है। ठीक है, तो यहां पर में याद रखना है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी कैमूर के अंदर में, ना कि बक्सर के अंदर में। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स एक करंट अफेयर का क्वेश्चन और बता दूं। ये कैमूर के अंदर में आप लोगों का सेकंड नंबर का टाइगर रिजर्व जो है वो बनाया जा रहा है। ये करंट अफेयर की न्यूज है, अभी अभी ताजी ताजी गरम गरम न्यूज है, ये भी याद रख लेना। टाइगर रिजर्व, ठीक है, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। पहला वाला कहां पर में वो कमेंट करके बताएंगे आप लोग। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इज सिचुएटेड ऑन रिवर एंड इन विच डिस्ट्रिक्ट? विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहां बनाया गया, कौन से नदी पर और किस जिले में स्थित है, ये बताना है आप लोगों ने। जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग। क्या बात है फ्रेंड्स, कमाल कर दिया आप लोगों ने एकदम। यहां पर में आप लोगों के आंसर्स भी आ रहे हैं और कमेंट्स में भी बताते जा रहे हो जो सवाल। मेरे बच्चे बड़े हो गए। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है वो चेनाब नदी के ऊपर में बना है, और रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, चेनाब नदी और रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। ये याद रखेंगे फ्रेंड, चेनाब नदी के ऊपर में बना है विश्व का सबसे ऊंचा पुल। 359 मीटर की उसकी ऊंचाई है। एफिल टावर से भी ऊंचा है वो, नदी के ऊपर में अगर हम लोग देखेंगे तो एफिल टावर से भी ऊंचा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। बजट 2023-24 में बिहार सरकार ने राज्य के जो सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत है उसका ग्रोथ रेट का लक्ष्य कितना रखा है? भाई ग्रोथ रेट, जीएसडीपी की ग्रोथ रेट कितनी रखी है? जीएसडीपी की ग्रोथ रेट, तो जीएसडीपी ग्रोथ रेट याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स, ये रखी है 15.24%। कितने लोगों का सही था जल्दी से कमेंट करके बता देंगे। 15.24% की दर से आगे बढ़ना है अभी बिहार ने, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहां पर में आप लोग देख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, भारत के अंदर में भारत सरकार ने सोचा है कि 6% से लेकर 6.8% तक हमें वृद्धि करनी है। लेकिन बिहार जो है उसने सोचा है कि हम जो है 15.24% से आगे बढ़ेंगे। हमने कितना सोचा है? बिहारी एक बिहारी सब पे भारी, 15.24% की दर से आगे बढ़ने का लक्ष्य रखा है। लक्ष्य ही ऐसा रखा है कि भाई कम से कम 10-12 तक तो पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? चौथा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे। यहां पर मैं आंसर करते रहिए आप लोग। पानीपत का दूसरा युद्ध, अगर मैं दूसरे युद्ध की बात करूं पानीपत की, तो पानीपत का जो पहला युद्ध था वो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था, ये पहला था आपका। अकबर और हेमू की सेना के बीच में लड़ा गया था दूसरा वाला युद्ध। ठीक है, दूसरा वाला युद्ध। और फ्रेंड्स तीसरा वाला जो युद्ध था पानीपत का, वो लड़ा गया था मराठा और अफगान सेना के बीच में। अफगान में भी जो अहमद शाह अब्दाली था वो था उनका जो है यहां पर में
यहां पर मैं उनका सेनापति या उनके वो लड़ रहा था बेसिकली अफगान सेना की तरफ से। तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। ये भी याद कर लो यार, क्या पता ये पूछ ले 1761 पूछ ले। अब बाबर की पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी। बस खत्म, 3 लड़ाई याद करनी थी, आप लोगों ने याद कर ली। 900 क्रॉस हो गए, क्या बात है, जबरदस्त, 900 बच्चे क्रॉस हो गए फ्रेंड चौथे क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सिक्किम भारत में कब शामिल हुआ, कौन सा राज्य बना? अरे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बता सकते हो आप लोग, आप लोगों को तो पूरा याद करवा दिया है मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाला भी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा वाला है भारत का, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नंबर कौन सा है भारत का ये, ठीक है, जिसके जरिए इसको जोड़ा गया था। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नंबर कौन सा है ये भी बताएंगे। इसके अलावा जो है फ्रेंड जल्दी जल्दी से हम लोग यहां पर में आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा आंसर करो, कौन सा भारत, सिक्किम कौन से वर्ष में भारत का राज्य बना, बताओ। लो कर लो बात। ठीक है, ऑप्शन में ही नहीं दिया, तो आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा भाई। कितने लोग हैं जिन्होंने ई लगाया? भारत में 1975 में राज्य बना था ये, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर 36 था, इंपॉर्टेंट, बीपीएससी में आया था ये क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, तो जितने भी बच्चों ने कमेंट में आंसर दिया होगा उन लोगों का बिल्कुल सही हो गया है, और जिनका नहीं हुआ वो अब याद रखेंगे, मेरे साथ में लिखो वापस से। सिक्किम भारत का कब राज्य बना, कौन से वर्ष में? 1975 में। कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया था सिक्किम को लाने के लिए? आजा आजा भारत में शामिल हो जा। ठीक है, तो 36वें नंबर का संविधान संशोधन किया गया था, इसके जरिए भारत का राज्य बनाया गया है। 1000 क्रॉस हो गए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। सिस्मोग्राफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? 5 में से 5 किसके सही थे वो बता देंगे कमेंट करके, और जो लोग 5 क्वेश्चन सीख गए हैं वो भी बता देंगे कि जी सर सीख गए 5 क्वेश्चन। ये सिस्मोग्राफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ, सिस्मो, ठीक है, पृथ्वी की हलचल। तो यहां पर में आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दी अबव। अर्थक्वेक को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है, अर्थक्वेक को मापने के लिए। ठीक है, अर्थक्वेक को मापने के लिए, तो यार क्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक आता है तो वो सिस्मोग्राफ की लाइन ऐसी जाती है और जैसे आता है वैसे वैसे ये हिलने लगती है। तो सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल जो है आप लोगों का अर्थक्वेक को मापने के लिए किया जाता है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा डाला। आप लोगों की रिवीजन टेस्ट है, मैंने कहा था कि भाई आपको रिवीजन बहुत 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 अच्छे से करनी है। जल्दी जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और जितने भी बच्चे यहां पर में हमारे देख रहे हैं, जो पुराने बच्चे, उन लोगों को पता होगा फ्रेंड्स कि आप लोगों को, ठीक है, ये मैंने अच्छे से याद करवाया था जानबूझकर कि आप लोग इसको जो है पूरा पूरा पढ़ ले, आप लोग, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इससे। ठीक है, तो हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था। हड़प्पा का उत्खनन बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पहला वाला सही है। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में ये व्यास नदी के किनारे पे है क्या? कौन से नदी के किनारे पर है? कमेंट करके बताओ आप लोग। व्यास नदी के किनारे पे नहीं है, रावी नदी के किनारे पर है, रावी नदी के किनारे पर। ठीक है, तो तीसरा वाला गलत है, जहां 3 है उसको काट दो, ये आंसर नहीं हो सकता। हड़प्पा के उत्खनन करता आरडी बैनर्जी थे। आरडी बैनर्जी नहीं थे, दयाराम साहनी थे। सर दयाराम साहनी थे, दयाराम साहनी। तो ये भी गलत हो जाएगा आप लोगों का। तो तीसरा चौथा गलत है आप लोगों का, 4 यहां पर में, ये भी आंसर गलत हो गया आपका। अब बचता है 5वां वाला, छत्र वाला ताम्र रथ। ताम्र रथ कहां पर में मिला है? मैंने आपको बताया था कॉपर वाला, कॉपर का बना हुआ, कॉपर से बना हुआ है वो, ठीक है, तांबे से बना हुआ है एक रथ। अब वो घोड़े से नहीं खींचा जाता था, वो कोई और जानवर से खींचा जाता होगा, क्योंकि घोड़ा तो पाया नहीं गया वहां पर में ज्यादा, सुरकोटदा को छोड़कर कहीं पे हड्डियों के अवशेष मिले ही नहीं हमें। तो फ्रेंड्स ये महाराष्ट्र के दाइमाबाद में मिला है आपको ताम्र रथ, दाइमाबाद के अंदर में, तो ये भी गलत है। दाइमाबाद में मिला है ताम्र रथ, कहां मिला है? दाइमाबाद महाराष्ट्र में, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कितने लोगों ने सही किया था हाथ ऊपर करके बता देंगे जल्दी जल्दी से। ठीक है, चलिए, तो 1000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं फ्रेंड्स। लाइक का नंबर भी 1000 से ज्यादा कर दीजिए जल्दी से, ताकि ऐसी ही एनर्जी मेरे अंदर में बनी रहे। नाउ फ्रेंड्स, अब आपको बताता हूं, आपकी बिहार की बुक का जो आप लोगों को ऐप में भी प्रोवाइड की गई है, आपको मिली हुई है। जितने भी बच्चे, पेड वाले बच्चे, उन लोगों को पता होगा, उनको बुक्स दी गई है पूरी की पूरी, आपकी जो भी बिहार की बुक्स है उसमें देखिए आप लोग, हड़प्पा जो है आपका, इसकी खोज दयाराम साहनी जी ने की थी। ये रावी नदी के किनारे पर स्थित है। अब जो राखलदास बनर्जी था, ठीक है, आरडी बनर्जी, उन्होंने हड़प्पा सभ्यता का एक शहर है मोहनजोदारो, उसकी खोज की थी 1922 में, जो कि सिंधु नदी के किनारे पर है। ऐसे आप लोगों ने याद रखना था इस चीज को। ठीक है, ऐसे याद रखना था इस चीज को। बाकी फ्रेंड्स पूरी की पूरी जितनी भी आपकी जो अवेलेबल है आप लोगों की
जो बुक्स है वो आप लोगों को ऑलरेडी टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में प्रोवाइड कर दी गई है, और अब धीरे धीरे आप लोगों की एनसीईआरटीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को अपलोड की जा रही है वहां पर में। भाई प्रोटो एनाफिलिस फीमेल मॉस्किटो जो है आप लोगों की मादा एनाफिलिस मॉस्किटो, ये क्या करती है फ्रेंड्स, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में दूसरे बीमार व्यक्ति के शरीर से प्रोटोजोआ को लाकर डाल देती है। तो प्रोटोजोआ से फैलाती है, प्रोटोजोआ को फैलाती है। कौन फैलाती है? एनाफिलिस मॉस्किटो, फीमेल वाली। तो ये दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल है। फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो प्रोटोजोआ को इधर से उधर लेकर जाती है, ठीक है। आई, ठीक है, ये हाथ को मार लो, मलेरिया, ऐसा होता नहीं, पूरा होगा तो मलेरिया दोनों को ही होगा, लेकिन मान लो इसको मलेरिया हुआ, इसने इसको काटी टुपुक करके यहां पर में, ओके, यहां गई उड़ते उड़ते, याले हाथ को जो है नहीं हुआ था मलेरिया, उसको गई काट दी, उसको भी उसके अंदर में भी प्रोटोजोआ को डाल दी, वो वाले प्रोटोजोआ को फैला दी। तो ऐसे जो है फ्रेंड्स, मतलब ये हाथ बताया, वैसे व्यक्ति आप समझिए कि दो तीन चार पांच व्यक्ति तक पहुंचा देती है। तो ये दोनों कारण है यहां पर में। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर एफ हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आज का ऑप्शन नंबर एफ हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, ए और बी दोनों के दोनों सही है। मोर देन वन ऑफ द अबव को भी लगा लो आप लोग, ठीक है। अब कितने बच्चों ने ये सोचा था मेरे बिना बताए, मेरे बिना लिखे, वो लोग भी कमेंट करके बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए आप लोगों के लिए पूरी की पूरी लिस्ट आपकी दी हुई है। मलेरिया फैलता है प्रोटोजोआ के कारण, मच्छर फैलाते हैं, और मच्छर में भी एनाफिलिस, जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है वो फैलाती है, ठीक है। ओके, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो फैलाती है प्रोटोजोआ से। तो ऐसे आप लोगों ने सोचना है। अब मैं 2-3 क्वेश्चन आप लोगों से पूछूं क्या, अगर आपकी इजाजत हो तो 2-3 क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, ठीक है। पोलियो किससे होता है? पोलियो तो आप लोगों ने न्यूज में कई बार सुना होगा, या न्यूज में ये आता है पोलियो का वायरस, पोलियो का वायरस। तो पोलियो वायरस से होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। आपको याद रखना है टाइफॉइड किसके कारण होता है? तो जीवाणु, बैक्टीरिया के कारण होता है टाइफॉइड, ठीक है। अलावा फ्रेंड्स क्षय रोग आप लोगों का जो है ये जीवाणु के कारण होता है। ये एटलीस्ट इतने याद रख लीजिए आप लोग, आप लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा ये चीज, ठीक है। चलिए, तो मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, ना वायरस, ना जीवाणु, ना जो है आप लोगों का यहां पर में आप लोगों का विषाणु, ठीक है। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आप लोगों का प्रोटोजोआ। भारतीय संविधान सभा ने प्रारूप समिति, ठीक है, का गठन कब किया था? प्रारूप समिति, प्रारूप समिति का मतलब होता है ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया था, ये जल्दी जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो है फ्रेंड्स, इसका काम था संविधान का जो है खाका तैयार करना, कौन सी चीज पहले होंगी कौन सी बाद में होंगी, ये सारी चीजों को डिसाइड करना। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी जो है उसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR आंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल कितने लोग थे? टोटल कितने लोग थे? तो टोटल ये आप लोग मेरे को जल्दी से बताएंगे कितने लोग थे इसके अंदर में। दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोगों के, ठीक है। तो आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर BR आंबेडकर उसके अध्यक्ष थे। टोटल 7 लोग थे। इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये क्वेश्चन बनता है ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने लोग थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सारनाथ पर खुदे हुए जानवरों में से नहीं है, या जानवर खुदे हुए जानवरों में से है? क्या बात है है बोल दिया है अब यहाँ। तो 10वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, कभी बोलता है नहीं है, कभी बोलता है। तो अब है वाला बोला है, तो आपको ध्यान से क्वेश्चन देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा सारनाथ स्तंभ पर खुदे हुए जानवरों में से है? घोड़ा, एलिफेंट, लायन। मैं तो आपको डायरेक्शन बता सकता हूं, आपको पता है, मैं आपको डायरेक्शन, मेरे जितने भी बच्चे हैं, जो दानिश सर के सारे लेक्चर्स जिसने देखे हैं ना, वो बच्चा डायरेक्शन बता सकता है। घोड़े की रफ्तार से वेस्ट की तरफ में जा रहे हैं हम, पश्चिम की तरफ में। हम भी जो है यहाँ पर में पश्चिमी देशों के अनुसरण कर रहे हैं, ये याद रखना है। हाथी मेरा साथी साउथ में पाया जाता है ज्यादा, इसी वजह से साउथ में देख रहा है यहाँ पर में। और उत्तर जिसने दे दिया वही शेर है, ठीक है, वही है लायन, वही है बब्बर, शेर जिसने दे दिया उत्तर। तो उत्तर मतलब नॉर्थ, नॉर्थ के अंदर में है आप लोगों का सारनाथ स्तंभ के ऊपर में लायन, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा मोर देन वन ऑफ दी अबव। ये सारे के सारे हैं इसके अंदर में। इस तरीके से डायरेक्शन के साथ में आप लोगों को याद करवा दिया था मैंने, ट्रिक्स के साथ। कितने लोगों ने ये ट्रिक लगा ली थी? अगर याद आ रही है तो जल्दी जल्दी से बता देंगे मुझे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहां पर में आप देख सकते हो कि सारनाथ के स्तंभ पर 4
जो है आप लोगों के बने हुए 4 मूल दिशाओं में देख रहे हैं। पश्चिम की तरफ में घोड़ा, घोड़े की रफ्तार से पश्चिम के देशों की तरफ जा रहे हैं हम लोग। एक सांड है जो पूरब की तरफ देख रहा है, बैल या सांड। हम लोगों को तो बुल या बैल ही समझते हैं ये लोग, उधर वाले लोग, कि ये बैल लोग है करके। ठीक है, समझने दो, हमें क्या, हम एक दिन बहुत ताकतवर बन जाएंगे तब बताएंगे उनको। तो एक सांड पूर्व की तरफ में देख रहा है, हाथी है दक्षिण की तरफ में देख रहा है, शेर उत्तर की तरफ में देख रहा है। ऐसे याद रख लेना था आप सभी लोगों ने। ठीक है, चलिए एक बार शेयर मार दो यार जल्दी जल्दी से सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं ना, जहां जहां शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, अपने कॉलेज के ग्रुप में, अपने स्कूल के टीचर्स के ग्रुप में, सब जगह पे फैला दो एक बार जल्दी से अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ के, ताकि इसी तरीके से हम लोग बेहतरीन जो है सेशन कर सके यहां पर मैं कंडक्ट। सबसे बड़ा आबाद नदीय द्वीप किस नदी पर स्थित है? सबसे बड़ा आबाद नदीय द्वीप, तो सबसे बड़ा 10 में से 10 किसके आए थे वो भी बता देंगे। सबसे बड़ा आबाद नदीय द्वीप जो है फ्रेंड्स, ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर में स्थित है। उसका नाम आप लोग बताओगे उसका नाम आप लोग बताओगे। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर में है, उसका नाम है मजूली द्वीप। मजूली कौन से राज्य के अंदर में है? मजूली द्वीप, ये आसाम के अंदर में है, ये याद रखना है आप लोगों ने। आसाम में दुनिया का सबसे बड़ा नदी के ऊपर में बना हुआ द्वीप है, लोग रहते हैं वहां पर में, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। यहां देख सकते हो आप लोग फ्रेंड्स, ये ब्रह्मपुत्र नदी है यहां पर में आसाम में, और यहां पर में एक द्वीप बना हुआ है, मजूली आइलैंड बोलते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। सोन नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? सोन नदी। ठीक है, तो सोन नदी जो है गंगा की, यमुना की, नर्मदा की, महानदी की, या नन ऑफ दी अबव? तो सोन नदी जो है फ्रेंड, डायरेक्टली आंसर आप लोगों को लगाना है कि सोन नदी जो है आपकी गंगा नदी की सहायक नदी है, बिहार में आकर मिलती है गंगा नदी से। आती कहां से है? जाती तो बिहार में है, आती कहां से है? तो आती है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में अमरकंटक नाम की जगह है, अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक नाम की जगह है माइकल हिल्स में, वहां से निकलती है, फिर यूपी में जाती है, और यूपी से फिर बिहार में आकर गंगा नदी में मिल जाती है सोन नदी। तो गंगा नदी की सहायक नदी है। अच्छा, कौन से साइड से आकर मिलती है, लेफ्ट से या राइट से? स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे, लेफ्ट से या राइट से? कहां से आकर मिलती है? राइट हैंड साइड से आकर मिलती है। पूरे 50 क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं फ्रेंड, बताना है कि आप लोगों का स्कोर कितना आया है। तो आप देख सकते हो ये अमरकंटक सोन नदी जो है यहां पर में राइट हैंड साइड से आकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत है? एक ऐसा पर्वत है जो ज्वालामुखी से बना है। अरावली पर्वत, यूराल पर्वत, सातपुड़ा पर्वत, मोर देन अबव नन ऑफ दी अबव? ज्वालामुखी से बना हुआ पर्वत। तो कौन सा वाला इनमें से जो ज्वालामुखी पर्वत है, ये बता देंगे आप सभी लोग। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से बात करूं, आप लोगों का अरावली, ये फोल्ड माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन, वलित पर्वत है, पुराना वाला वलित पर्वत। यूराल माउंटेन ओल्ड फोल्ड माउंटेन है आपका, ये भी वलित पर्वत है। सातपुड़ा की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, विंध्या और सातपुड़ा भारत के अंदर में ये ब्लॉक माउंटेन के एग्जांपल है। ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक। भ्रंशोत पर्वत, कितने लोग चाहते हैं कि मैं आपको पहाड़ों के प्रकार पढ़ा दूं? अगर आप चाहते हो तो मुझे बता देना, मैं आप लोगों को पहाड़ एक लेक्चर ऐसा लूंगा जिसमें पहाड़ों के प्रकार भी पूरे के पूरे पढ़ा दूंगा आप लोगों को। तो यहां पर मैं एक भी आप लोगों का ज्वालामुखी वाला पर्वत नहीं है, जैसे कि माउंट किलीमंजारो, फुजियामा है आप लोगों का। ठीक है, माउंट किलीमंजारो कहां पर में है? अफ्रीका में है, सबसे ऊंची चोटी माउंट किलीमंजारो, वो ज्वालामुखी के कारण बना है। माउंट फुजियामा आप लोगों का क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है। अरे बैरन आइलैंड, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड, ये भी ज्वालामुखी पर्वत है। ये तीनों में से कोई नहीं है, पहले दो तो फोल्ड माउंटेन है, वलित पर्वत। ठीक है, वलित पर्वत बोला जाता है इनको, वलित पर्वत। इसको भ्रंशोत पर्वत बोलते हैं, सतपुड़ा और विंध्या को भ्रंशोत पर्वत। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आप लोगों का। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप सभी लोग। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर किसके परमिशन के? अगर हम लोगों को राज्य विधानसभा में धन विधेयक लेकर आना है, कहां पर में? राज्य की विधानसभा में। ओके, राज्य की विधानसभा में, तो किसकी जो है संस्तुति या किसकी जो है परमिशन जरूरी है? किसकी परमिशन जरूरी है राज्य के अंदर में? धन विधेयक। धन विधेयक मतलब कोई भी टैक्स लगाना है, घटाना है, हटाना है, लगाना है, बढ़ाना है, कुछ भी करना है, तो वो धन विधेयक की कैटेगरी में आएगा। टैक्स या पैसे से रिलेटेड जो विधेयक होता है, उसको लाने से पहले गवर्नर की परमिशन लेनी होती है राज्य में। अगर मान लीजिए केंद्र सरकार लाती है, केंद्र में संसद में अगर लेकर आना है तो संसद में लाने से पहले राष्ट्रपति की परमिशन, और अगर मान लीजिए राज्य की विधानसभा में लाना है तो गवर्नर की परमिशन चाहिए होती है। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखिए आप सभी लोग। ओके, नाउ फ्रेंड्स, 15वें नंबर का क्वेश्चन, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव दिल्ली रूलर्स बिटवीन 13 to 15 सेंचुरी। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि 5 राजवंश हुए हैं दिल्ली सल्तनत के अंदर में। ठीक है, और पांचों के पांचों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगर मैं बात करूं आप लोगों से सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का आया था गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश। गुलाम वंश जो है फ्रेंड्स, उसी को तुर्क वंश भी कहा जाता है, तुर्क वंश भी उसी को कहते हैं। उसी को जो है फ्रेंड्स हम लोग यहां पर में मामलुक वंश भी कहते हैं, गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहते हैं। दूसरा वाला जो है आप लोगों का वो है खिलजी वंश। खिलजी, सबसे कम समय तक शासन किया खिलजी वंश ने। फिर आता है आप लोगों का तुगलक वंश, ठीक है, तुगलक, तुगलक, तुगलक वंश, तुगलक वंश। उसके बाद में बारी आती है सैयद वंश की, सैयद, सैयद वंश। और उसके बाद आती है लोधी वंश की बारी। तो ये 5 राजवंश है, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। तो यहां पर में गुलाम वंश को ही तुर्क वंश भी कहा जाता है आप लोगों का। तो तुर्क, खिलजी, तुगलक, सैयद। तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो गुलाम वंश की जगह पे तुर्किश दिया हुआ था, इसी वजह से आप लोगों ने याद रखना है कि गुलाम वंश को ही तुर्क वंश भी कहा जाता है, ठीक है, गुलाम वंश को ही तुर्क वंश भी कहा जाता है। ऐसे याद रखोगे तो ही आप लोगों को जो है ज्यादा बेहतर तरीके से आंसर याद हो पाएंगे। नाउ फ्रेंड, लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। देख पा रहा हूं मैं यहां पर में कि 970 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए हैं सेशन के बीच में ही। तो बहुत बढ़िया, ऐसी रिस्पांस देते रहेंगे फ्रेंड्स आप सभी लोग। तो तुर्किश रूलर, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। सबसे लंबा समय और सबसे कम समय किसका था? सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे शॉर्ट वाला समय किसका था? जल्दी से आप टाइप करके बताओ। और सबसे लॉन्गेस्ट किसका था ये आप बताएंगे मुझे, आप लोग देखकर। मैंने लिख दिया है लेकिन आप लोगों से चाहिए मुझे कमेंट ये वाले, क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोग लिखे, ठीक है, आप लोग लिखोगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको याद रह पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग। यहां पर में निम्नलिखित में से कौन सा बांध उड़ीसा में है? सरदार सरोवर, मेजा डैम, टेहरी डैम, नागार्जुन सागर डैम, नन ऑफ द अबव। कौन सा वाला डैम जो है आप लोगों का उड़ीसा राज्य के अंदर में है? ठीक है, उड़ीसा राज्य के अंदर में है। भाई देखो, मैं क्या बोलता हूं, आप लोग जो है ना कम से कम जो है यहां पर में 3 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही पाते आप लोग। 3 ऑप्शन कम से कम एलिमिनेट कर पाते। जल्दी जल्दी से बताइए यहां पर में आप लोग 3 ऑप्शन कम से कम आप लोग एलिमिनेट कर पाते। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, सरदार सरोवर डैम जो है ये आपको पता होना चाहिए गुजरात में है, नर्मदा नदी पर। तो ये आंसर तो नहीं हो सकता उड़ीसा वाला, ठीक है। टेहरी डैम जो है आपको पता है कि भागीरथी नदी के ऊपर में है, उत्तराखंड में, याद करवाया हुआ है आप लोगों को, तो ये आंसर नहीं हो सकता। नागार्जुन सागर डैम, याद करो पिछले लेक्चर में बताया था, बार बार बता रहा हूं आप लोगों को, नागार्जुन सागर डैम केरल आपका कृष्णा नदी के ऊपर में है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बॉर्डर पर नागार्जुन सागर डैम। तो उड़ीसा में तो जा ही नहीं सकता वो, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पर है वो, ठीक है, कृष्णा नदी पर। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब मेजा बांध हो सकता है कई सारे लोगों के लिए नया हो। मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि मेजा बांध जो है ये राजस्थान में है, राजस्थान में भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, भीलवाड़ा, ठीक है, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। वहां से एक नदी बहती है जिसका नाम है कोठारी नदी, कोठारी रिवर, ठीक है, कोठारी रिवर, राजस्थान में, उसके ऊपर में बना है मेजा डैम। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। तो एक आध क्वेश्चन तो यार बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है, टफ करने का। एग्जामिनर भी आपको ऐसे ही घुमाएगा ना, एग्जाम क्लियर करनी है तो इसी तरीके से आदत डाल दो, आदत डालो करने की, ठीक है, आदत डालो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर में दिया था? ठीक है, कुशीनगर में, सारनाथ में, ऋषिपत्तन में, मोर देन वन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो। आंसर आप लोग करेंगे, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। देखो धीरे धीरे सीखना है। मेजा डैम, नया चीज सीखी आप लोगों ने, मेजा डैम, ठीक है, राजस्थान में है, कोठारी रिवर के ऊपर में। देखो मैं आपको बता दूं मैंने कैसे याद किया था मेजा डैम। कोठारी ज्वेलर्स भी होता है, कितने लोगों ने नाम सुना है कोठारी ज्वेलर्स का? ठीक है, बड़े ज्वेलर है, ज्वेलरी की दुकान है कोठारी ज्वेलर्स करके। तो कोठारी, भाई अगर कोठारी जो है ज्वेलर्स के पास जाएंगे तो मेजा ही मेजा आ जाता, आपको मजा ही मजा आ जाता है, मजा डैम। तो मजा से याद कर लिया था मेजा, कि भाई कोई स्त्री है कोठारी ज्वेलर्स में चली गई, हाँ इतने सारे पायल, इतने सारे घुंघरू, इतने सारे जो है देखो सोने की चैन, वाह 9 लखा हार, मैं तो इनसे कहूंगी कि यही दिला दो मुझे, ठीक है, ऐसा वाला। तो मेजा, मजा आ जाएंगे आपको कोठारी नदी के ऊपर में, और आप राज करोगे, ठीक है, राज करोगे आप राजस्थान के अंदर में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में दिया था, और सारनाथ को ही ऋषि पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। कितने लोगों का दिमाग की बत्ती जली थी
सारनाथ को ही ऋषि पत्तन के नाम से जाना जाता है, सारनाथ को ही ऋषि पत्तन के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स आंसर आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। इस तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। ओके, तो मोर देन वन ऑफ द अबव, सारनाथ, ऋषि पत्तन, ये दोनों के दोनों जो है क्या है आप लोगों के एक ही जगह है जहां पर में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ये जगह कहां पर में मिलेंगी आप लोगों को, ये जगह मिलेंगी आप लोगों को फ्रेंड्स, ठीक है। ये सारनाथ या ऋषि पत्तन यूपी के अंदर में मिलेंगी, वाराणसी के पास में। तो देखो एक चीज है, सारनाथ और ऋषिपत्तन एक ही जगह है, एक ही चीज है। सारनाथ और ऋषिपत्तन एक ही चीज है, ये याद रखना है आप लोगों ने, एक ही जगह है सारनाथ और ऋषिपत्तन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया ना आपको कि क्यों मोर देन वन ऑफ द अबव? सारनाथ को ही ऋषिपत्तन बोलते और ऋषिपत्तन को ही सारनाथ बोलते। तो कभी अगर ऐसा आ जाए कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहा दिया, सारनाथ ऑप्शन में हो ही ना, ऋषिपत्तन हो, तो ऋषिपत्तन लगाना। इसी वजह से ये क्वेश्चन कराया है आप लोगों के लिए, करा रहा हूं फ्रेंड्स, कि आप लोग जो है ना, देखो कुछ लोग सोचेंगे सर ऐसा ट्रिकी ट्रिकी क्यों बनाया? अरे ट्रिकी ट्रिकी आपके लिए बनाया, आपका एग्जामिनर जाके ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या करेंगे? तो ट्रिकी ट्रिकी की आदत होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, यहां पर मैं आगे बढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार से होकर बहती है? सोन, कोशी, गंडक, ठीक है। तो सोन नदी जो है बिहार में आती है, गंगा में मिल जाती है। कोशी नदी आती है, गंगा में मिल जाती है। गंडक नदी आती है, गंगा में मिल जाती है। तो तीनों के तीनों नदियां बिहार में आकर गंगा से मिल जाती है। आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव होगा। तीनों के तीनों नदी आकर मिल जाती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, सोन नदी, ठीक है, गंगा नदी की जो है राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है। कोसी और गंडक ये दोनों के दोनों क्या है फ्रेंड्स, आप लोगों की लेफ्ट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी है, ये याद रखना है आप लोगों ने। एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। तो सोन नदी, कोशी नदी, गंडक नदी, तीनों नदियां आती है, ये याद रखेंगे आप लोग। कोसी को तो बिहार का शोक भी कहा जाता है, गंगा में जाकर मिलती है। सोन नदी भी गंगा की सहायक नदी है। ऐसे ही आप पढ़ लेते तो मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर हो जाता आप लोगों का, ठीक है। चलिए बुकुर द्वीप, ये याद कर लो, जिसने इसका आंसर कर डाला उसकी लाइफ झींगा लाला। बुकुर द्वीप, बताइए बुकुर द्वीप जो है किसके ऊपर में लोकेटेड है? बुकुर द्वीप। तो बुकुर द्वीप जो है फ्रेंड्स, क्या ये ब्रह्मपुत्रा पर है, गोदावरी पे है, नर्मदा पर है, तापी पर, या इनमें से किसी पे भी नहीं? क्वेश्चन जो है ना टफ बनाया है क्वेश्चन, ऐसा होना चाहिए क्वेश्चन, ताकि एग्जाम के अंदर में आप लोगों को ना दिमाग की बत्ती जले, आपको आदत हो जाए। और जो बच्चा ये पूरा लेक्चर देख लेगा ना, मैं बता रहा हूं आपको कि वो बच्चे का ना इंटेलिजेंस लेवल, उसकी सोचने समझने की क्षमता बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी। जो लाइव देख रहे हैं उनका स्ट्रेस को हैंडल करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी एग्जाम के अंदर में। इसी वजह से कांग्रेचुलेशन जितने भी बच्चे यहां पर में जुड़े हुए हैं और लेक्चर पूरा देख रहे हैं अच्छे से, उनको कांग्रेचुलेशन, आप लोग बहुत अच्छा डेवलप कर रहे हो। बुकुर द्वीप जो है फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा द्वीप है सिंधु नदी के ऊपर में, इंडस रिवर के ऊपर में, ठीक है। इंडस या सिंधु नदी जो है आप लोगों की, उसके ऊपर में बना हुआ सबसे बड़ा द्वीप है, पाकिस्तान में है ये। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, सिंधु नदी के ऊपर में है। क्यों ऐसा क्वेश्चन डाला है हम लोगों ने? डाला इसलिए ताकि आपको डायरेक्ट याद हो, बुकुर द्वीप बोले आपके दिमाग में इंडस आना चाहिए। ऑप्शन वो कहीं पे भी देगा वो ऑप्शन आपको एग्जामिनर, ठीक है। लेकिन याद होगा तभी तो 100% कॉन्फिडेंस के साथ में लगा के आ पाओगे। अरे आओगे कि नहीं आओगे? यहां गलत होगा कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम में तो सही करके आओगे, ठीक है। तो बुकुर द्वीप सिंधु नदी इसके ऊपर में है आप लोगों का, ये याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। द मदरलैंड नाम से समाचार पत्र किसने निकाला था? द मदरलैंड नाम से जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे आप सभी लोग। द मदरलैंड नाम से जो समाचार पत्र था वो किसके द्वारा निकाला गया था? बहुत बढ़िया। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहां पर मैं द मदरलैंड नाम से जो अखबार था आप लोगों का, ठीक है, ये निकाला गया था मजहर उल हक के द्वारा, ठीक है। मजहर उल हक ये गांधीवादी एक नेता थे, बहुत बड़े गांधीवादी नेता थे, कांग्रेस से भी जुड़े हुए थे, मजहर उल हक, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, मजहर उल हक ने निकाला था आप लोगों का द मदरलैंड नाम से अखबार, ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता के ये बहुत बड़े हिमायती थे, गांधीवादी नेता थे, और हिंदू मुस्लिम एकता को, ठीक है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये अखबार निकाला था बिहार के अंदर में, मजहर उल हक ने, ठीक है। तो मजहर उल हक ये याद रखना है आप लोगों ने, इन्होंने मदरलैंड नाम का अखबार निकाला था। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों के यहां पर में दरभंगा के महाराजा भी है, ठीक है। दरभंगा के महाराजा कौन थे? महाराजा कामेश्वर सिंह। कहां के राजा थे? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, मेरे साथ साथ में दोहराओ। आजादी के समय दरभंगा के महाराजा कौन थे? आप लोग लिखेंगे, देखकर लिखो, चाहे आंसर मुझे नहीं पता, आप लोग लिखेंगे। लेकिन यहां पर में महाराजा कामेश्वर सिंह कहां के महाराजा थे? दरभंगा के थे, दरभंगा,
ये याद रखना है आप लोगों ने, दरभंगा के महाराजा थे। क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का, द इंडियन नेशन नाम से जो है इन्होंने क्या किया था, यहां पर अखबार निकाला था फ्रेंड्स, द इंडियन नेशन। लिख देता हूं यहां पर मैं एक अलग कलर से, मैं आपका द इंडियन नेशन, द इंडियन नेशन नाम से अखबार निकाला था महाराजा जी ने, ठीक है, द इंडियन नेशन नाम से अखबार। ये भी आप लोग याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड जो बता रहा हूं आप लोगों को, ये क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर, मैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। 20 में से 20 किसके सही हुए हैं, 20 में से 15 किसके सही हुए, ये भी बता देंगे मुझे आप लोग, ठीक है। 20 में से 20 में से जो है 15 से 20 के बीच में, या कितने लोग ऐसे जो सर